आप लोगों से पोल कराया गया। आप लोगों ने कहा सर हिस्ट्री कराई जाए, तो मैं हिस्ट्री की 12th क्लास की एनसीईआरटी ले आया। ये वो बुक है जहां से क्वेश्चन सीधे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में एक फायदा ये रहेगा आपको क्या नोट्स बनाने हैं वह साथ में बताते रहेंगे। ये नहीं कहेंगे आप खुद बना लेना, हम बताएंगे ये आप नोट कर लो। आपको क्या करना है, एक पेज, एक ये एनसीईआरटी की बुक आपके पास होगी वो, और एक पेन लेकर बैठ जाना है। मस्तिष्क खुला रखना है। एनसीईआरटी 6th 7th 8th की ऑलरेडी हो चुकी है, अब ये भी शुरू होगी। आपके कुछ सुझाव हो तो आप बताते रहिए, जिससे कि और बेहतर क्लास करी जा सके। हिंदी माध्यम के लिए बहुत समस्याएं हैं, निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल, जिसमें अब शुरू हो रही है हिस्ट्री 12th क्लास की, जहां से सीधे सीधे प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन इस साल भी हड़प्पा सभ्यता से आया है। मैंने 2025 वाला मेंस का पेपर कराया है, हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पहला ही आपको उसमें देखने को मिला था। उम्मीद करता हूँ कॉपी पेन लेकर बैठ गए होंगे। मैं कुछ चीजें आपको लिखाऊंगा जो मेरे नोट्स से भी आपको मिलेंगी और यहाँ से भी मिलेंगी, तो दोनों जगह से पूरा बढ़िया से तैयार करा दूंगा। बस आपका समर्थन, आपका प्यार हमारे मोटिवेशन का कारण बनता है। चैप्टर का नाम ही देखो, ईंटें, मनके, अस्थियां, यानी चैप्टर ही बता रहा है कि सोर्स है ये। ईंटें मिली हैं सबसे पहले जब हड़प्पा में खुदाई हो रही थी रेल पटरी बिछाने के लिए, वहीं से इस चैप्टर की शुरुआत हुई। मन की अस्थियां, चलिए पढ़ते हैं। आपकी तरह पढ़ूंगा, बच्चों की तरह समझाऊंगा, क्योंकि जो बिगिनर्स हैं उन्हें बहुत समस्या होती है। हड़प्पाई मुहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। एक शब्द आपने देखा होगा, संभवतः। ये आपको देखकर रुके नहीं होंगे आप। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ ध्यान नहीं गया, यहीं ध्यान जाना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं किताब तो वहां ध्यान जाना चाहिए जहां आवश्यक है। संभवतः क्यों लिखा है? क्या अभी तक कुछ क्लियर नहीं है? क्या यह भी क्लियर नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता थी भी या नहीं? क्या हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा ही था? क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वह हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही पुकारते थे उस सभ्यता को? नहीं। संभवतः इसलिए क्योंकि जो खुदाई में चीजें मिलती हैं, जो भी अभी तक प्राप्त चीजें हैं, उनसे हमें अनुमान लगाते हैं इतिहास में कि ऐसा हुआ होगा। 100% करेक्ट कोई नहीं कह सकता कि ऐसा ही हुआ था। तो संभवतः शब्द हमेशा से प्रयोग किया जाएगा इतिहास में। कई ऐसी चीजें होंगी जहां एक पक्ष का मत अलग होगा, दूसरे पक्ष का मत अलग होगा। तो ये भी मत सोचना कि यही सही है। आप अपना भी दिमाग लगा सकते हैं, आप भी कुछ नया पूछ कर दे सकते हैं। तो संभवतः ये हड़प्पाई ही मुहर होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो लिखा गया है ना, ये अभी तक पहचान नहीं हो पाई कि क्या लिखा गया है। और हड़प्पाई मुहर बनी किससे है? वह सील खड़ी नामक पत्थर। यहीं से आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन तैयार होना शुरू हो जाता है। इस पे चित्र किसके हैं? जानवरों के चित्र। क्वेश्चन प्रीलिम्स का पहला तैयार हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता से एक मुहर मिली हुई है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कथन क्या होगा? यह मुहर सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई है। तीसरा स्टेटमेंट होगा, इस पर गाय का अंकन हुआ है। आप कहोगे जानवर तो लिखा था सर, गाय थी कि नहीं थी? तो अभी तक ज्ञात स्रोतों के हिसाब से गाय का अंकन मुहरों पर नहीं हुआ है। आपके 3 स्टेटमेंट थे। आपने पहला पढ़ा, यस एनसीईआरटी की पहली लाइन थी। दूसरा पढ़ा, यस एनसीईआरटी 12th क्लास दूसरी लाइन थी। तीसरा पढ़ा कि जानवर तो थे ही, तो हो सकता है गाय भी हो। तीनों स्टेटमेंट सही करके आओगे, घर पे आओगे, आंसर चेक करोगे यूट्यूब पर, पता चलेगा तीसरा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि गाय का कुछ अंकन हुआ ही नहीं। अब आपको अफसोस होगा, पढ़े भी थे, सब कुछ मेहनत की थी, गलत हो गया बाबा। यही यूपीएससी है।
दो स्टेटमेंट इजी, एक स्टेटमेंट टफ। पहली लाइन आपको समझ में आई, गाय का अंकन नहीं। आप अपने पेज पर बुलेट प्रूफ ऐसे करके बुलेट में पॉइंट्स लिखते रहिए। वही जो हाईलाइट है या मैं सर्किल करूं, जैसे आपने देखा उन्हीं को सर्किल किया जो महत्वपूर्ण है, बाकी मैं अंडरलाइन करते हुए चलूं। आप उसको ध्यान मत देना, समझते रहना, क्योंकि मेंस में समझने वाला काम आएगा, प्रीलिम्स में ये चीजें काम आएंगी। जो मैं सर्किल कर दूं, जो मैं हाईलाइट कर दूं, या पहले से जो हाईलाइट है उसको आप नोट करते रहिए बुलेट बनाकर, यानी पॉइंट्स वाइज। ठीक है, चलिए पहला तो फैक्ट हमें ये मिल गया कि सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी गई हड़प्पाई मोहर थी। चित्र किसके हैं? जानवरों के। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, इधर बना हुआ है। इस पे एक लिपि भी है जो कि मैंने बताई अभी आपको, लेकिन इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस लिपि में आपको यहाँ पर मछली दिख रही होगी, दिख रही है मछली, यानी ये जो लिपि है वो आज के समय छोटा बड़ा ABCD वाली नहीं है। इस लिपि में इमेज बनी हुई है, ये मछली की इमेज है, ऐसी भी कोई इमेज है, यानी इसमें इमेज टाइप का भी कुछ बना हुआ है। इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तु क्या क्या मिली है, क्या क्या हमें पता चला है। आवास मिले हैं। स्टेटमेंट सीधे बनेगा, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के आवास हुआ करते थे। मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं, आभूषण मिले हुए हैं, औजार मिले हुए हैं, मोहरे मिले हुए हैं। इन्हीं सबसे हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी। और अब इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं, या अन्वेषण करेंगे पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे होती है। जैसे मैंने बोला ना, आप खुद व्याख्या कर सकते हो सकता है आपका निष्कर्ष कुछ अलग हो। मैं आपको सारे नोट्स लिखवा दूंगा इस बुक में, जो है वह भी और जो नहीं है वह भी। पेज लेकर नहीं बैठे तो ये इधर जगह खाली होती है, यहाँ पर आप लिखते रहिए चीजें, यही सब काम आएगा। इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है, निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं। हो सकता है हमेशा ही रहे, हो सकता है कुछ चीजें हमें जिंदगी भर याद पता ना चले, हम अनुमान ही लगाते रहें। पारिभाषिक शब्द आप जानते हैं, टर्मिनोलॉजी कितनी महत्वपूर्ण है। प्लेस, कौन कौन से प्लेस थे, किस समय की बात हो रही है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले अगर खुदाई की गई तो हड़प्पा नामक स्थान की गई, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता। सिंधु नदी सभ्यता नहीं कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। सिंधु नदी सभ्यता क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण शहर हैं वह सभी सिंधु नदी के किनारे नहीं है, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे हैं, इसलिए उसको सिंधु घाटी कहा गया, सिंधु नदी नहीं कहा गया। स्टेटमेंट सीधे बनाएगा, सिंधु नदी के किनारे सभी शहर बसते थे। सिंधु नदी सभ्यता, आपका स्टेटमेंट गलत होगा। रात 10 बजे इन्हीं NCERT पे क्वेश्चन भी होंगे, आप अगर चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी ही मिल जाएगी, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और PYQ देख कर आओ, हिस्ट्री के मैंने करा रखे हैं प्लेलिस्ट में, फिर ये करोगे ना आप तो और मजा आएगा, तो समझ में आएगा कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुरातत्वविद संस्कृत शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। मैं प्रीलिम्स के लिए और टाइम पास के लिए या व्यूज के लिए पढ़ाना चाहूँ, स्पीड में भाग जाऊंगा। मैं चाहता हूँ आपको समझ में आए, मेंस में भी काम आए, तो धीरे बढ़ रहा हूँ। ठीक, आप कमेंट करना सकते, थोड़ा तेज पढ़ाओ, अगली वाली थोड़ा तेज हो जाएगी। विशिष्ट शैली के होते हैं सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र एक काल, यानी संस्कृति शब्द क्या है, संस्कृति क्यों कहते हैं, हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं? क्योंकि संस्कृति का मतलब है एक साथ कुछ लोग रह रहे हैं एक भौगोलिक क्षेत्र में और एक काल खंड में। हमारी संस्कृति अलग है, अमेरिका की संस्कृति अलग है। क्यों अलग है? हम इंडिया में हैं, वह अमेरिका में, हमारे क्षेत्र में डिफरेंस है।
हमारा क्षेत्र अलग है, उनका क्षेत्र अलग है। हमारी संस्कृति और मुगल काल की संस्कृति में डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि हमारे समय में काल का संबंध है, समय का डिफरेंस है, समय का डिफरेंस है। समझ रहे हो आप? संस्कृति समय और स्थान की वजह से मैटर करती है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मुहरें मिली हैं, मनके मिले हैं, बाट मिले हैं, पत्थर के फलक मिले हैं। क्या क्या मिला है ध्यान रखिएगा, सीधे स्टेटमेंट बनेगा। पकी हुई ईंटें भी मिली हुई हैं। यहाँ सब बने हुए दिख रहे हैं आपको, कितने बढ़िया सार, बिल्कुल अच्छी सी चीजें बनी हुई हैं। ये सब कहाँ है? ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान अभी मैं मैप पे दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना, गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिली है। ये एक दूसरे से बहुत लंबे हैं, कितना किलोमीटर का फासला है अफगानिस्तान से गुजरात का। इस सभ्यता का नामकरण मैंने बता ही दिया, काल निर्धारण 2600 से 1900। लेकिन एक बात यहाँ भी ध्यान रखनी है, ऐसा तो है नहीं 1 जनवरी 2600 को खत्म हो गई कहानी और 1 जनवरी 1900 को शुरू हुई थी, ऐसा तो है नहीं। यानी 1900 से पहले भी चीजें चल रही होंगी और 2600 के बाद भी चीजें चल रही होंगी। हाँ, तो ये जो मेन है ना, इसे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। इससे पहले को पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, इसके बाद उत्तर काल का सभ्यता कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ वही नहीं जो दिया है, उससे पूर्व और उससे बाद वाली भी चीजें। सीडीएस का मैंने यूपीएससी ही कराती है, उसका पेपर मैंने कराया है, आप जाकर देख सकते हैं। जो स्टेट जी नाम से वीडियो है, यूपीएससी का प्लेलिस्ट है, उसमें पड़ा हुआ है, वहां क्वेश्चन आया है इसी से, पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता, तो वहां से क्वेश्चन आते हैं। इस सभ्यता का नामकरण सब बता दिया। इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिन्हें आरंभिक और परवर्ती हड़प्पा कहा गया। मैंने बता दिया, परवर्ती मतलब बाद वाली, आरंभिक मतलब स्टार्टिंग। ये जो बताया जाता है ना मेन हड़प्पा संस्कृति, वो पीक की बताई जाती है, पीक पे थे कि ये एरा था। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो कई बार कह देते हैं ना कि इस समय से इस समय तक धोनी साहब का एरा था कप्तानी में। पहले भी वो कप्तान थे, बाद में भी कप्तान थे। या विराट कोहली की बैटिंग समझ लो कि ये टाइम जो था ना वो विराट कोहली का टाइम था। इसका मतलब ये नहीं कि पहले विराट कोहली नहीं थे या बाद में नहीं थे, लेकिन वो जो पीक पे था ना उसे कहते हैं विराट कोहली का वो ऑरा था, एरा था। तो वही यहाँ है, हड़प्पा संस्कृति वो है जहाँ पीक पे थी, उससे पहले भी थी बाद में भी थी, लेकिन मेन वही है। ठीक है, कभी कभी जो बीच बीच वाली है मेन, उसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कह देते हैं। अब पीवाईक्यू देखते आएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। चलिए मैप पे आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। पहले तो आप ये चीज नोट कर लो, सबसे उत्तरी जो पार्ट है ना, उत्तरी जो स्थान खोजा गया वह है मांडा। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। मांडा जो है वह उत्तरी स्थान है सबसे। ठीक है, किस नदी के किनारे है ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये चेनाब नदी के किनारे है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तब याद आएगा, सर लिखा नहीं था हमने, मत लिखो मांडा। चाहो तो आप ऐसे मैप बना लो, ठीक है, और फिर यहाँ पे ऐसे कर लो चिनाब नदी मांडा, फिर इधर एक होगा, ऐसे ऐसे बना सकते हैं। मैंने बता दिया, बाकी काम आपका है। तो सबसे उत्तरी लिख लिया मांडा, चिनाब नदी पे। ठीक है, अब सबसे दक्षिणी आ जाओ, इसमें दिया नहीं गया है, यह महाराष्ट्र में है। क्या नाम है इसका? दहमाबाद। क्या नाम है? दहमाबाद। किस नदी के किनारे है? तो ये गोदावरी नदी के किनारे है। यही पूछा जाएगा, लिख लो, महाराष्ट्र, गोदावरी नदी के किनारे दहमाबाद। ठीक है, अब आ जाओ पश्चिमी किनारे पे कौन है? तो ये दिख रहा है पाकिस्तान, ये बलूचिस्तान वाले एरिया। ये पाकिस्तान है, इसको बलूचिस्तान एरिया कहते हैं। ये जो बलूचिस्तान एरिया जहाँ इस समय थोड़ा सा अशांति का माहौल बना रहता है, वो अलग होना चाहते हैं। तो ये सुतका गिंडोर नाम का है, पाकिस्तान या बलूचिस्तान। ये किस नदी पे है? तो ये दास्क नदी पे है। नदियां बहुत पूछी जाती हैं, किस तट पर है हिस्ट्री में, दास्क नदी पे है। ठीक है, अब पूरब का बचा हुआ है। पूरब का एक मेरठ के पास लिख लो, जहाँ मेरठ के पास, क्या नाम है इसका? इसका नाम है आलमगीरपुर। आलमगीर, आलमगीर, आलमगीरपुर।
जिला मेरठ उत्तर प्रदेश किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे। मैं बोल रहा हूँ, राइटिंग पे मत जाइएगा, मैं बोल रहा हूँ। मैंने बोल दिया, ये मांडा चिनाब नदी के किनारे, उत्तरी दक्षिणी गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में दहमाबाद, पश्चिमी ये दास्क नदी के किनारे सुतका गिंदोर, और ये मैंने बता दिया पूर्वी आलमगीर और हिंडन नदी के किनारे। कई एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। नदियां बता दी, स्थान बता दिए, राज्य बता दिए, सब कुछ बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे की कहानी। आगे का कहानी ये है कि आप चाहो तो कहाँ क्या मिला, कहाँ किसने खोज की, ये नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो पहले तो बना लो नोट्स, किसकी खोज किसने की। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, मेन तो बना ही लो। एक क्वेश्चन पता क्या पूछा जाता है, सिंधु नदी के किनारे कौन कौन से शहर है? तो चार तो मैंने ऊपर वाले दहमाबाद और ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बता दिए। अब मैंने हड़प्पा, तो ध्यान रखिएगा जो हड़प्पा है वह सिंधु नदी के किनारे नहीं है। वह किसके किनारे है? तो उसको अंदर लाइन कर देते हैं, रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे नहीं है। क्वेश्चन ध्यान रखना, जितने स्टार बनाओ बना लो, क्योंकि आदमी को लगता है हड़प्पा नदी सॉरी हड़प्पा सभ्यता है, इधर सिंधु घाटी सभ्यता है, तो हड़प्पा सिंधु नदी पे होगा। नहीं, हड़प्पा रावी नदी पे है। किसने खोज की थी? दयाराम साहनी 1921। ये तो सबको याद ही होगा। पाकिस्तान में है, पंजाब प्रांत में, क्योंकि इधर अपना पंजाब है, उधर उनका पंजाब है। ठीक है, तो सिंधु नदी के किनारे कोई है कि नहीं है सर? है, उनका नाम याद करो। एक है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, एक है कोटवीजी, एक है चन्होतड़ो। एक ही सर्किल कर देते तो बढ़िया रहता है। सिंधु को इसमें मिलाओ। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, कोटवीजी, चन्होतड़ो, ये तीनों सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तरफ शहर दूसरी तरफ नदियां, निम्नलिखित में से कितने सही मिलान हुए हैं? ठीक है, एक है यहाँ पर कालीबंगन, देख रहे हो कालीबंगन, ये राजस्थान में है। लिखते रहो नोट्स बना के। घग्गर नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। आई रिपीट, घग्गर नदी के किनारे। घ आधा घ घ रा, घग्गर नदी के किनारे। हो गया, अगला लिखो। कालीबंगन के बाद आएगा आपका सबसे महत्वपूर्ण है रोपड़। रोपड़ इसमें लिखा नहीं है, आप लिख लो, रोपड़ है सतलज नदी के किनारे पंजाब में। ये स्टार जो बनाया है इसने डार्क, इसको लिखना भूल गया होगा, यही रोपड़ है। ठीक है, ये रोपड़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सतलज नदी के किनारे पंजाब में। ठीक है, रोपड़ जिला भी है रोपड़। फिर अगर मैं बात करूँ तो सबसे महत्वपूर्ण इधर नीचे आपको दिख रहा होगा लोथल, जहां से गोदीवाड़ा मिला है। गोदीवाड़ा बोले तो पोल्ट, लोथल भोगवा नदी के किनारे पूछा भी जाता है। भोगवा नदी के किनारे लोथल को डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। गुजरात में भोगवा नदी के किनारे, अहमदाबाद जिला, लोथल भोगवा नदी के किनारे, इतना याद रखो गुजरात में बस। एक और इम्पोर्टेंट है वो धौलावीरा, यहाँ से भी बहुत चीजें मिली है। यह है लूनी नदी के किनारे, वही लूनी नदी जो समुद्र में नहीं मिलती है, कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। लूनी नदी, धौलावीरा, लूनी लूनी जो भी है, धौलावीरा। ठीक है, ये भी गुजरात में है। अब आपको एक और दिख रहा होगा यहाँ पे, बनावली और राखीगढ़ी, ये दो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बनावली हरियाणा में है और राखीगढ़ी भी हरियाणा में। ठीक है, बनावली राखीगढ़ी, ये किस नदी के किनारे है? ये महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना याद रखो ये हरियाणा में है। इतना भी याद कर लिए तो बहुत हो जाएगा। तो जितने भी महत्वपूर्ण हैं वह तो सब मैंने बता दिए। ठीक है, इन्हीं से पूछा जाता है कहाँ से क्या मिला। ठीक, जैसे दायमाबाद से कांसे से निर्मित इक्का गाड़ी मिली है। मैंने हड़प्पा बता दिया था दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो भी याद रखो, राखल दास बनर्जी, ये भी बहुत पूछा जाता है। राखल दास बनर्जी, ये लास्ट में बना हुआ है स्लाइड, जिसने क्या खोज की वो मैं बता दूंगा आपको, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, लेकिन ये दो तो बहुत याद रखो, एक राखल दास बनर्जी और एक दयाराम साहनी। ठीक है, हो गया।
चल, अभी कहाँ से क्या मिला वो आगे चर्चा करेंगे। आरंभ कैसे हुआ? इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ऐसा नहीं है पहली बार प्रकट हो गई हड़प्पा। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदबांड शैली, मृदबांड मैंने बताया मिट्टी के बर्तन, इससे संबंधित थी। हमें कृषि के, पशुपालन के, कुछ शिल्पीकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। सीधे क्वेश्चन आएगा, हड़प्पा सभ्यता में कृषि के साक्ष्य नहीं मिले हैं, मिले हैं, ठीक है। इसके नहीं मिले वो मैं स्टार बनवा के लिखवा दूंगा। कृषि पशुपालन होता था, लेकिन कृषि में और पशुपालन में कौन सी चीजें महत्वपूर्ण थी? तो आपको पता है बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी, इनकी इनके साक्ष्य मिले हैं। कुबड़ वाले बैल मिले हैं, कुबड़ वाले बैल। आपको पता है पशुपालन होता था, बहुत कुछ उगाया जाता था, जिसमें जौ और गेहूं तो बहुत महत्वपूर्ण है। जौ और गेहूं बहुत महत्वपूर्ण है। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती हैं क्योंकि लोग ही ज्यादा नहीं थे। बड़े आकार की संरचनाएं लगभग ना के बराबर है। अब यही स्टेटमेंट बनेगा। एनसीईआरटी क्यों महत्वपूर्ण है? यहीं से सीधे कॉपी पेस्ट स्टेटमेंट बनता है कि बस्तियां आमतौर पर बड़ी होती थी, बड़े आकार की संरचनाएं मिलती थी। स्टेटमेंट होगा, आपको लगेगा हाँ बड़ी चीजें थी हड़प्पा सभ्यता, हो सकता है, क्योंकि यहाँ सिंपल लिखा है ना के बराबर और छोटी। इतने ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन कैसे गलत हुआ? कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थानों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। यानी जो स्टार्टिंग की हड़प्पा है वहां और जो मेन हड़प्पा है उसके बीच कहीं ना कहीं सिस्टम सही नहीं था, कुछ तो ब्रेक था, कुछ तो ब्रेक था, ऐसा पता चलता है। फिर मैंने वही कहा, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ऐसी संभावना है, शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। निर्वाह कैसे होता था, जीते कैसे थे ये? तो अपने मानचित्र ने 1 और 2 में देखा, विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसी स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ठीक है। संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल थे, चाहे वह पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादों, जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल थी, यानी मछली का अलग से जिक्र किया गया है, यानी महत्वपूर्ण है। भोजन और जले अनाजों के दाने और बीजों की खोज से पुरातात्विक आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। यानी जले अनाज यानी वो पकाते थे, बीजों की खोज हुई यानी वो खेती बढ़िया से करते थे, जानवरों में मछली भी मिली यानी मछली का भी शायद वह मांसाहारी थे। ठीक है, शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे, क्योंकि सब्जी भी मिली है और मछली भी मिली है। ठीक है। हड़प्पा स्थलों से मिले क्या क्या मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जो नहीं मिला वो उसको मैं स्टार लगा के बता दूंगा। गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल। यानी गेहूं की बात हो गई, जौ की बात हो गई, दालों की बात हो गई, तिलहन मतलब तेल की बात हो गई, चना की बात हो गई। बाजरा भी मिला है और गुजरात के स्थलों से मिला है। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं, यही स्टेटमेंट बनेगा। जहां पे स्टेटमेंट बनेगा वो मैं हाईलाइट करता रहता हूँ। सीधे लिख के देगा चावल के दाने अधिक प्राप्त हुए हैं, जबकि आपको क्या याद रखना है, सर ने बताया था, सर्किल लगवाया था, चावल के दाने कम पाए गए। पढ़ तो आप भी लेते, पढ़ तो कोई भी स्लाइड ला के बता देता, इतनी बारीकी से अगर कोई बताता तो बताइएगा। कहाँ कहाँ फंसाएगा वहां वहां मैं आपको पहले ही जगह दे रहा हूँ, बेटा उठ जा, यही फंसेगा तू। समझ गए? चलिए, फिर भी कमेंट मत करना, कोई बात नहीं, हम अपना काम करते हैं, आप अपना काम करिए। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में कौन कौन से मिले हैं? भेड़, बकरी, भैंस, सुअर। कहीं गाय दिख रही है? नहीं। 4 स्टार, 5 स्टार, 10 स्टार लगा के रख लो, गाय का अंकन नहीं मिला है, गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और दूसरा यही लिख लो, मैं आगे बताऊंगा उससे पहले, लोहा का प्रमाण नहीं मिला है। ये 2 चीजें हैं जहां फंसाया जाएगा। गाय का साक्ष्य नहीं मिला है, लोहे का साक्ष्य नहीं मिला है। घोड़ा जो है ना, उसके सच मिले हैं नहीं भी मिले हैं, यानी विवादास्पद।
तो घोड़ा को आप ऐसे लिखिए कि घोड़ा विवादास्पद। ओके, आगे बढ़े। ठीक है। और ये भी मिलता है, सभी जानवर पालतू हैं। सभी, सभी आएगा आपको कि नहीं एक्सट्रीम है, हटा दो इसे, सभी थोड़ी पालतू होंगे यार, ये सभी पालतू हैं। भेड़, बकरी, भैंस हो, आज भी भेड़ पाली जाती है, आज भी बकरी पाली जाती है, आज भी भैंस पाली जाती है, आज भी सुअर पाले जाते हैं। तो ये चारों पालतू थे। ठीक है। हालांकि कुछ सुअर ऐसे भी थे जो जंगली थे, वो नहीं भी पाले जाते थे, कुछ हिरण थे और कुछ घड़ियाल, इनकी हड्डियां मिली। जिनकी हड्डियां मिली हैं उनसे ही हमें पता चला ये फलाने थे, जिनकी हड्डियां नहीं मिली वो नहीं थे। हम यह नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे या आखेटक समुदाय से मांस प्राप्त करते थे। मेन बात क्या है, एक लाइन और पढ़ लेते हैं। मछली और पक्षियों की भी हड्डियां मिली हैं, किसकी किसकी हड्डियां मिली ध्यान से देखिएगा। अब ये नहीं पता है कि ये खुद शिकार करते थे या कोई और करता था, ये उससे खरीद लेते थे। जैसे आज के समय में अगर मैं आपसे बात करूं तो आप खेती खुद करते हो या बाजार जाकर सब्जी खरीद लेते हो। तो सब्जी के दाने तो आज मिल लेंगे, अगर कुछ दिन बाद कोई खुदाई करेगा तो दाने तो मिलेंगे सब्जी के, अनाजों के, लेकिन यही बात है कि वह आप खुद करते थे या कोई और करता था, यह साक्ष्य थोड़ी प्राप्त हो जाएंगे। ये साक्ष्य प्राप्त होगा कि हाँ ऐसा होता था, कौन करता था पता नहीं। अब ये देखो, ये आरंभिक के क्षेत्र हैं, यहाँ क्या लिखा है, आरंभिक हड़प्पा संस्कृति। तो आपको वही एरिया दिख रहा होगा, यहाँ लोथल वाला एरिया, यहाँ कोटवीजी और अमरी नाल, सब याद रखो। देखो क्या सिसवल लिखा है, ये यानी आरंभिक का है। दम दम्बसादात, कोटवीजी, आमरी नाल, ये चारों आरंभिक हड़प्पाई संस्कृति के हैं। ठीक है। अब आते हैं कृषि पर। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। यानी कृषि कैसे होती थी, क्या गेहूं ऐसे उड़ा दिया जाता था, या गेहूं में स्प्रिंकलर सिंचाई होती थी। स्प्रिंकलर क्यों बोला, आपको समझ में आया, यानी किस विधि से होती थी ये हमें पता नहीं चला है, क्योंकि जले हुए दाने मिले, अब उससे कैसे पता चलेगा कि इसमें स्प्रिंकलर सिंचाई होती थी या बैलों से होती थी या फिर ट्रैक्टर से होती थी, नहीं पता चलेगा ना। ये दो लिखा भी है, क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था, जैसे आजकल गेहूं फेंक देते हैं। मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियां यह इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी, और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। अब देखो बैल मिले हैं, बैल का मिलना हम क्या अनुमान लगा लिए हैं कि शायद खेत जोते जाते थे, तो शायद का प्रयोग हमेशा होता रहेगा। ठीक है। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली, बनावली अभी मैंने बताया था, बनावली कहाँ है, ऊपर देख कर आया बनावली को, किस क्षेत्र में था, हरियाणा वाले क्षेत्र में, तभी मैंने बनावली को बताया था कि बनावली याद कर लो, इम्पोर्टेंट है। उसकी नदी नहीं बताई थी किस नदी पर है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है किस नदी पर है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, बनावली हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। अब हल मिट्टी के, जैसे बच्चे नहीं खेलते हैं दीपावली के दूसरे दिन, वो तेरी ला के तराजू सबने बनाया होगा, तो अब मिट्टी के हल बने हैं। तो हल अगर मिट्टी का बना है, इसका मतलब रियल में हल था तभी तो बनाया होगा। मिट्टी से वही चीजें बनाई जाती हैं जो रियल में है, कोई भी खिलौना ऐसा नहीं बनाया जाता जो अस्तित्व में ना हो, वही बनाया जाएगा जो अस्तित्व में है, उसी की देख रेख में। अच्छा, ये पापा का हल है बड़ा वाला, ये मैं छोटा हल मिट्टी का बनाता हूँ, समझ रहे हैं ना आप। तो हल के प्रतिरूप मिले हैं, हल मिला है, बैल मिला है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, खेत जोते जाते थे। कथन कारण में क्वेश्चन बढ़िया बनेगा यहाँ से, शाम को 10 बजे वाली क्लास में आपको मिले, प्रैक्टिस इतनी करा देंगे एनसीईआरटी की, क्वेश्चन पूछो, फिर और जो बुक है वो रेफरेंस वाली कंप्लीट करेंगे। इसके अतिरिक्त कालीबंगन, ये भी मैंने दिखाया था आपको, कालीबंगन राजस्थान में, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिल गए हैं। कहाँ से क्या मिला है वो ध्यान से देखते रहिए। आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंधित, और देखो, और ये कालीबंगन जो है वो कहाँ से संबंधित है,
आरंभिक हड़प्पा स्थल, यही क्वेश्चन शायद सीडीएस में पूछा गया था। ठीक है, इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ये दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। जो हाईलाइट है वो सब इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले ही करके रखे हैं, मतलब जब मैं पढ़ता था तब। तो ये समकोण पर काटते हैं, इसका मतलब क्या है, यानी दो फसल उगाई जाती है। तो यही स्टेटमेंट सीधे बनेंगे। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर धातु के औजारों का? क्यों इसने लोहा नहीं लिखा? क्योंकि आजकल तो ज्यादातर औजार लोहे के बने हैं, क्योंकि लोहे का प्रमाण ही नहीं मिला है, तभी धातु का प्रयोग किया। लोहे के अलावा भी तो धातु हैं। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है। आप जानते हैं, उधर पंजाब वाला एरिया हो जाए, गुजरात वाला एरिया हो जाए, राजस्थान एरिया, हरियाणा एरिया, वहाँ बहुत ज्यादा नदियां नहीं है उतनी ज्यादा की अर्ध शुष्क क्षेत्र, उतना बारिश भी नहीं होती। मेनली बारिश से रिलेटेड है ना अर्ध शुष्क, आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा। अफगानिस्तान वाला भी एरिया, सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सोर्तुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं मिले। अब यहाँ पे स्टेटमेंट फंसाएगा कि नहीं? क्या स्टेटमेंट आएगा? हड़प्पा के अधिकतर शहरों से नहरों के अवशेष मिले हैं। आप कहोगे अधिकतर तो नहीं मिले साहब, सोर्तुघई से मिले जो कि अफगानिस्तान में है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी से सिंचाई करते हो। ये पक्की पक्की मिट्टी से बना वृषभ है, ये मिला, इससे पता लगता है कि वहां वृषभ होंगे। ठीक है, बैल हो। अब देखो, धौलावीरा जो मैंने अभी आपको बताया था, वहां से जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था, क्योंकि धौलावीरा से जलाशय मिला है। ये धातु के औजार आप देख सकते हैं, ये जो धौलावीरा से मिला जलाशय देख सकते हैं। इसकी जो बनावट है उस पर ध्यान दीजिए, कितना अच्छे से बना हुआ है। अब पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है? जैसे भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र, उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने, पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु और मिट्टी से बनाया जाता था। मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से कुछ एक उदाहरण दिए जा रहे हैं। अब देखो कैसे पहचानते हैं। अवतल चक्कियां बड़ी संख्या में मिली हैं, बड़ी संख्या पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन है। ऐसा प्रतीत होता है, क्लियरली कुछ नहीं बताया जा सकता, इतिहास प्रतीत होता है। साधारणतया ये चक्कियां स्थूलता कठोर कंकरीले अग्निज अथवा बालुआ पत्थर से निर्मित थी। आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। क्योंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल हैं, निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा, इन्हें हिलाने से रोका जा सके। यहाँ आप देख सकते हैं, ये इस टाइप का चीज मिला है। इस प्रकार के पत्थर को सालन पत्थर कहा गया। जैसे हमारे यहाँ ना मसाला पीसने के लिए वो चीजें होती हैं, उस टाइप का कुछ लग रहा है। अब आते हैं एक एक शहर पे। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की आप बनावट देखो पहले, यानी आपको दो पार्ट्स में डिवाइड दिखेगा, एक इधर वाला और एक इधर वाला। एक दिख रहा है बड़ा एरिया है, एक दिख रहा है छोटा एरिया है। तो अधिकतर जो शहर है ना, वह दो भागों में विभाजित है। लिखो नोट्स में, दो भागों में विभाजित है, पूरब और पश्चिम, उत्तर दक्षिण नहीं, पूरब पश्चिम। लिखा, अधिकतर शहर दो भागों में विभाजित है। लेकिन यहीं पे लिखो, लेकिन धौलावीरा तीन भागों में विभाजित है। कहाँ था धौलावीरा? धौलावीरा देख लो एक बार और, दिमाग में आ जाएगा। धौलावीरा जो था वह था, मिटाओ सब,
ये गुजरात की तरफ, कच्छ के रण में, ये धौलावीरा। ये 3 भागों में विभाजित है। अधिकतर 2 भागों में विभाजित है, लेकिन यह 3 भागों में विभाजित है। मोहनजोदड़ो भी देख कर आए थे, 2 भागों में विभाजित है। लेकिन एक और स्टेटमेंट है, यही लिखो, लोथल और बनावली, बनावली और लोथल, ये दोनों विभाजन के प्रमाण ही नहीं है, विभाजन के प्रमाण है ही नहीं। तो 3 फैक्ट हो गए। एक फैक्ट, अधिकतर जो हैं शहर व 2 भागों में विभाजित है, वो भी पश्चिम और पूरब, क्लियरली, ध्यान से। लेकिन धौलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित है, और बनावली लोथल जो है वह विभाजित ही नहीं है। ये लिखोगे? नहीं, ये लिखोगे कि विभाजन के प्रमाण नहीं मिले हैं, साक्ष्य नहीं मिले हैं। हमें नहीं पता कि 3 भागों में विभाजित है कि 2 भाग, हमें ऐसे साक्ष्य मिले हैं, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, फैक्ट हो गया। लिखते रहो, सारे नोट्स बनवा दूंगा, मेंस प्रीलिम्स दोनों। और देखो, इधर दुर्ग भी दिख रहा है, यानी इधर ऊंचा थोड़ा स्थान है। ये निचला शहर यहाँ पे दिख रहा होगा, निचला शहर। ज्यादा एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं, कम एरिया में कम लोग रहते हैं। दुर्ग में कौन रहता होगा? बड़े लोग, पैसे वाले लोग, ठीक है। और इधर बाकी सब। एक नियोजित शहरी केंद्र, नियोजित क्यों? क्योंकि बढ़िया से व्यवस्थित होकर बना है, इधर ये, इधर ये। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। सड़कें ऐसी कटेंगी, खिड़की इधर होंगी उधर नहीं होंगी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी। घरों घरों के दरवाजे और खिड़कियां जो थी ना, बस सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, पीछे की तरफ खुलते थे। लेकिन लोथल ऐसा शहर था, लोथल अभी देख कर आए ना गुजरात में, वह लोथल ऐसा क्षेत्र था जहां खिड़की दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। अब यहीं पे फंसाया जाता है। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा शहर है, ठीक है। आइए ऐसे ही केंद्र मोहनजोदड़ो को पास से देखें। बस्ती 2 भागों में विभाजित है, ये सब हमने पढ़ लिया, देख भी लिया। मैं जो बोलता जा रहा हूँ वो नोट करते रहिए, ये सब स्टेटमेंट है। दुर्ग और निचला शहर, ये भी पढ़ लिया। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था, संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी, यानी नीचे पहले ऐसे बना होगा, फिर उसके ऊपर मकान मकान बने होंगे। दीवार से घेरा गया था, क्यों? क्योंकि दुर्ग था। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। ये महत्वपूर्ण है कि दुर्ग तो दीवार से घिरा ही है, तभी तो दुर्ग कहते हैं। फोर्ट बात को भी फोर्ट विलियम्स और पता नहीं क्या क्या बनाए, फोर्ट, सॉरी फोर्ट मैंने बोल दिया, फोर्ट। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था, ये महत्वपूर्ण है। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। नींव का कार्य करते हुए अनुमान लगाया गया है, एक श्रमिक प्रतिदिन घनी मीटर मिट्टी धोता था, मात्र आधारों को बनाने के लिए। 40 लाख श्रम दिवसों, यानी बहुत बड़े श्रम की आवश्यकता होती है। सब कुछ। और देखिए, और इसमें क्या है, नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं। भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हो, एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहाँ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी 2 गुनी होती थी। लंबाई जो है वह ऊंचाई की 4 गुना, चौड़ाई 2 गुना होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। ये सभी स्टेटमेंट हैं आपके लिए। आज भी आप देखते होगे वो बॉक्स टाइप का होता है, उसमें मिट्टी भर के बनाई जाती है, तब भी ईंट का जो अनुपात था वो सही था, सेम था। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल है। ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया, मतलब ईंट चुरा ले गए, सोचे नहीं ये आई कहाँ से। पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के, आप जानते हैं। उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की लगभग
100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त, इतनी ज्यादा ईंटें ये लोग ले गए थे। तभी हड़प्पा से ज्यादा चीजें नहीं मिली, मोहनजोदड़ो से ज्यादा चीजें मिली। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर संरक्षित था। क्यों? क्योंकि वहां पहले खुदाई थोड़ी हुई, वहां ट्रेन थोड़ी बन रही थी। अब ये नाली देखो तुम, ये तुम्हें गली लग रही होगी अपने घर के पास वाली, ये नाली है उस समय की। सोचो तो घर कैसे होते होंगे। नालों का निर्माण, हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषता यही थी, जल निकास प्रणाली। और ऐसे क्वेश्चन शायद आ चुका है मेंस में। आज के शहर जो है ना, आज मैंने जो कराया है आंसर राइटिंग रवि कुमार सिहाग की, उसमें यही है कि आज के शहर जो है ना स्मार्ट शहर, वहाँ सीखना चाहिए हड़प्पा सभ्यता से। और ये क्वेश्चन बन सकता है दोबारा। सड़कें और गलियां सभी एक ग्रिड की तरह थी, समकोण पर काटती थी। गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना, फिर वहां से एक बड़े नाले के रूप में आगे बढ़ाना। समझ रहे हो आप? हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी भाग, बड़ा निचला भाग होता था, लेकिन धौलावीरा और लोथल जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी, पूरी बस्ती किलेबंद। शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बना था। अब यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, जो ये अलग टाइप की चीजें हो सकती है ना। जो लोथल है वह दुर्ग दीवार से घिरा नहीं था, लेकिन कुछ ऊंचाई पर बना था। जो अलग है कि यहाँ अच्छा दुर्ग नहीं था, यहाँ दुर्ग था लेकिन दीवार नहीं थी। यहाँ ये 2 भाग में नहीं था, ये 3 भाग में नहीं। यही तो याद रखनी चाहिए की चीजें हैं। लोथल से चावल मिले हैं, हड़प्पा से गेहूं और जौ मिला है, बनावली से जौ मिला है, कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं। यही सब तो पढ़ना है, समझना है। मोहनजोदड़ो का जो निचला भवन था, सॉरी निचला शहर था ना, वह आवास भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। उसमें एक आंगन बीच में था, जिसके चारों ओर कमरे। 1-2 मूवी आपने देखी होंगी दक्षिण भारत की, बीच में आंगन, इधर उधर कमरे होते थे, यहाँ पे मेन दरवाजा। जिन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दया का अहमदाबाद वाला घर देखा है वो समझ सकते हैं। ये संभवतः आंगन खाना पकाने, कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था, खास तौर पर गर्म और शुष्क मौसम में, क्योंकि हवा आती रहती है। भूमि तल पर जो दीवारें बनी है उसमें खिड़कियां नहीं है। अब इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? आजकल आप बैठते हो, खिड़की खुली हो, अंदर लाइट जल रही हो तो दूर तक दिखाई देता है। क्या ये कारण तो नहीं था, बाहर वाला जो निकले उसे अंदर की चीजें दिखाई ना दे, इसलिए खिड़कियां ही ना बनाओ? क्योंकि लिखा है भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं थी, ऊपर की दीवारों में हो सकती है। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं था। यानी अगर यहाँ पे द्वार है, समझे, तो आंगन इधर होगा कहीं, कि इससे अंदर दिख ना जाए। यानी यहाँ पर प्राइवेसी की बात अच्छी से हो रही है। बाहर से दरवाजा खुला हो तो अंदर तक दिखता है, कमरे तक लाइट जल रही हो तो कहने क्या। ये सब इतना ध्यान दिया जाना था। ईंटों के फर्श से बना एक स्नान घर होता था, घर में ही। यहाँ से नालियां निकलती थी, फिर वो आगे नाले से मिलती थी। घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हैं तो सीढ़ियों के अवशेष भी मिले हैं। यानी कितना बढ़िया था आज के समय की जैसे शहर। तो जब वो नष्ट हो सकता है तो आज के समय के लोगों को क्यों नहीं समझ में आता, ये पल भर की चीजें हैं, क्या पता कब नष्ट हो जाए। लोग सोचते ना ये मकान बना लूं, इतने बढ़िया से पत्थर लगवा दूं, क्या पता कब सिंधु घाटी सभ्यता की तरह हम भी 5,000 साल बाद पढ़े जाएं कि एक सभ्यता हुआ करते थे। समझ रहे हो? कई आवासों में कुएं भी थे, और ऐसी जगह थे जहां से बाहर से आया जाया जा सकता था, राहगीरों द्वारा इसका उपयोग किया जा सके, ऐसी जगह पर हुआ करते थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है मोहनजोदड़ो में 700 लगभग कुएं थे। अब देखो कितना बढ़िया से बना हुआ है। यहाँ आप सीढ़ी देख सकते हो, यहाँ लिखा भी है क्या क्या है, कहाँ कहाँ वो सब।
उतना हमें जानने की जरूरत नहीं है। अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली, ये देखो नालियों के विषय में मैके लिखते हैं, निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वप्रथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास की गली नलियों से जोड़ा गया है, हर आवास को। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे, इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। आजकल ऐसे पत्थर डाल देते हैं कि सफाई हो ही ना पाए, और अगर पत्थर वैसे डालते हैं तो पानी ऊपर निकल आता है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, आपको जहां भी शहरीकरण के बारे में लिखना है आप सिंधु घाटी सभ्यता को कोट करेंगे, इनसे सीखो। मेंस में कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का भी प्रयोग किया गया था। नालियां हौदी या मलकुंड में खाली होती थी, ठोस पदार्थ जमा हो जाता था, गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। मतलब कितनी अच्छे से चीजें की गई थी। जल निकास प्रणालियां केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि छोटी बस्तियों में भी इनके प्रमाण मिले हैं। लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहीं नालियां पक्की ईंटों से बनी थी। कितना महत्वपूर्ण फैक्ट है, आ जाएगा आपको, ऐसा थोड़ी है। लोथल में आवासों के निर्माण कच्ची ईंटों से साक्ष्य मिले हैं, लोथल में, जबकि नालियां पक्की ईंटों से बनी थी। सब जगह पक्की ईंट प्रयोग हो रही थी, तो लोथल में आवास कच्ची ईंटों से क्यों बने? है ना अलग से? फंसाया गया ना यहाँ पे आपको। क्या आपको ये पता था? नहीं पता था ना। प्रीलिम्स में आ जाता स्टेटमेंट, आप गलत करके आते कि नहीं आते ना। दुर्ग देखो, ये पूरा स्तूप क्षेत्र, स्तंभ वाला हॉल, खोदा गया कुआं, माल गोदाम। एक व्हीलर नाम का भी व्यक्ति हुआ, उसने भी खुदाई की है मोहनजोदड़ो हड़प्पा में। मैके जो है ना वो चनूदड़ो में और मोहनजोदड़ो में उसने थोड़ा सा उत्खनन किया था। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इनमें एक माल गोदाम, ये आपको दिख रहा होगा माल गोदाम, एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे। क्यों इन्होंने इन्हें लगा लकड़ी से बने था? क्योंकि ईंटों वाला स्ट्रक्चर रहता है बहुत समय तक, लकड़ी हो सकता है गल गई हो, समझ रहे हो आप, ऐसे अनुमान लगाया जाता है, बहुत पहले नष्ट हो गए थे। और विशाल स्नानागार सम्मिलित हैं। स्नानागार तो बहुत जगह, ये तो लिखा है विशाल स्नानागार। महाविद्यालय, तो क्या विशाल आंगन, तो क्या महाविद्यालय था? नहीं, अनुमान लगाया गया, ऐसी चीजें मिली कि अनुमान लगाया गया। स्तंभों वाला हॉल, विशाल स्नानागार, आंगन में बना एक आयताकार जलाशय, ये बना हुआ अभी आगे चित्र आएगा, जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए उत्तरी और दक्षिणी भाग में दो सीढ़ियां हैं। मेंशन किया गया बाकायदा, जैसे मेंशन किया गया था कि जो दो भागों में शहर विभाजित है वो पश्चिम और पूर्व में विभाजित है, वैसे यहाँ जो सीढ़ियां हैं वो उत्तर और दक्षिण में है, ध्यान रखिएगा। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमा कर जिप्सम के गारे का प्रयोग किया गया है। तीनों ओर कक्ष बने हुए हैं, जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था, यानी पानी को निकालने की व्यवस्था भी थी। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानघर बने थे। प्रत्येक स्नानघर नालियों गलियारों से जुड़ा था। विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए इसका प्रयोग किया जाता होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। जैसे आजकल कुछ मंदिरों के बाहर कुंड टाइप के बने होते हैं, उसमें से। अब सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन करते हैं। समाधान की व्यवस्था क्या थी? लोथल से युग्म व युगल समाधान मिले हैं, यानी अकेला भी व्यक्ति दफनाया गया है और जोड़े में भी, लोथल से। शासक, शासित, कारीगर, भेदभाव का अनुमान पता चलता है यहाँ विभिन्न वर्गों में, क्योंकि मकानों की बनावट में अंतर है, अंतिम संस्कार में विविधता है,
हड़प्पा से ताबूत में दफनाने के प्रमाण मिले हैं। ये सब आप लिखते रहिए, जो मैं बोलता रहा हूँ ये सब स्टेटमेंट हैं। पुरातत्वविद यह जानने के लिए कि किसी संस्कृत विशेष में रहने वालों लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थी, सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं विधियों में से एक समाधानों का अध्ययन है। मिस्र के विशाल पिरामिडों, इनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, इससे परिचित है। कई पिरामिड राजकीय समाधान थे, जहां बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई। अगर किसी समाधान से सोने चांदी के आभूषण मिल रहे हैं, तो ये अनुमान लगाया जाता है कि शायद ये कोई अमीर आदमी दफनाया गया था। ठीक है। और अगर नहीं कुछ मिला, इसका मतलब कोई गरीब आदमी होगा, ऐसे अनुमान लगाए जाते हैं। ठीक है। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया है, ताबूतों में। जो मैंने बोला, गर्त मतलब ताबूत, ये लिख लो, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ? हड़प्पा में। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई भी की गई थी। सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती है, कहना कठिन है, क्योंकि चीजें जो मिली उसके हिसाब से। कुछ कब्रों में मृदभांड और आभूषण भी मिले, जो मैंने पहले बताया, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं कि वस्तुओं का मृत्यु उपरांत उपयोग किया जाता होगा। यानी ऐसा लोगों को लगता होगा कि शायद मृत्यु के उपरांत भी इन्हें बर्तनों और आभूषणों की आवश्यकता होगी, इसलिए वो दे दिए गए। पुरुषों महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं, यानी इसका मतलब है दोनों आभूषण पहनते होंगे। हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, चेस्पर, एक प्रकार का उपरत्न है, चेस्पर, चेस्पर। अब यही पूछ देगा चेस्पर क्या है। एक प्रकार का उपरत्न है कि मनके मिले हैं, सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना आभूषण भी मिला है। कहीं कहीं मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया है। परंतु कुल मिलाकर कहा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। बहुमूल्य सोना चांदी, बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी अवश्य मिली हैं, आभूषण वगैरह, तांबा जैसे, जिसके साथ दफनाया गया है हड़प्पा में। ठीक है। तांबे का दर्पण ये देख सकते हो आप, इधर चित्र बना हुआ है। अब विलासिता की बात कर लेते हैं। तो फ्यांस, घिसी हुई रेत अथवा बालू अथवा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ है। यही पूछ देगा कि इतिहास में फ्यांस शब्द क्या था। आप वहां कथक डांस करने लगना। फ्यांस याद रखिए, कुछ नहीं है, एक प्रकार से पदार्थ से बना पात्र है। और फ्यांस अगर पूछे तो वो पदार्थ है, एक तरीके का बनाया हुआ, घिसी हुई रेत बालू रंग चिपचिपे, इससे कीमती माने जाते थे इसके जो पात्र थे, क्योंकि बनाना कठिन था। देखो ना, घिसी हुई रेत बालू रंग और चिपचिपे मिश्रित पदार्थ को पकाकर बनाया जाता था। कई जो रोजमर्रा की है तो वो तो सबके पास है, लेकिन ये जो फ्यांस है ये अलग है। चक्कियां मिली हैं, मिट्टी के बर्तन, मृद भांड मिले हैं, सुइयां, झावा, ये सब मिले हैं। ये वस्तुएं तो सब हर जगह है, लेकिन ये जो फ्यांस शब्द का है वो दुर्लभ है, वो महंगी है, वो कई जगह नहीं मिला है। स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हमें रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलियां, जो फ्यांस जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी मिलती हैं, हम इनका वर्गीकरण उपयोगी या इलाज, मतलब फ्यांस कई जगह मिल भी गया है, तो अब ये समस्या है कि इसको क्या माने, उपयोगी माने या माने कि विलासिता लग्जरी आइटम था, कई जगह नहीं भी मिला है, तो ये संशय है। यदि हम ऐसी पुरावस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों के केंद्र थे। छोटी बस्तियों में बिरले मिले हैं। इम्पोर्टेंट, महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं केवल 2 जगह मिली है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा, क्योंकि वो बड़े शहर हैं। अगर हम देखें तो 6 बड़े शहर हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, मेनली अगर देखें परिपक्व अवस्था में, मतलब ब्रिलियंट टाइप, नंबर 1 वाले। एक तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा जो गुजरात में था, कच्छ वाले रण में, राखीगढ़ी ऊपर था,
राखीगढ़ी हमने बताया था आपसे, हरियाणा वाला, कालीबंगन भी राजस्थान वाला जो घग्गर नदी के किनारे था, और एक था गढ़वारी वाला या इसका दूसरा नाम वो भी वहां लिखा था जो हरियाणा में बॉर्डर पे राजस्थान में, वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान और हरियाणा के बॉर्डर पे था। ये 6 ऐसे थे जो बहुत ज्यादा परिपक्व थे, बड़े शहर थे। बाकी लोथल वगैरह छोटे शहर हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए फ्यान से बने लघुपात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं। कालीबंगन जैसी छोटी वस्तुओं से बिल्कुल नहीं, कालीबंगन से नहीं मिले, ये एनसीईआरटी ने लिख दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये फैक्ट रटा हो, कालीबंगन से फ्यांस जैसे शब्द, फ्यांस जैसे पात्र नहीं मिले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिख दिया। सोना भी दुर्लभ था, संभवतः आज की तरह कीमती था। स्वर्ण आभूषण मिले हैं, सोना उस समय भी कीमती था, आज भी कीमती है। कुछ ऐसी भी धातुएं जो आयातित की जाती थी, वो भी हम लास्ट में बताएंगे मैप के साथ। शिल्प उत्पादन के विषय में अगर जानकारी करें तो मानचित्र में आप चनूदड़ो देखे थे, चनूदड़ो जो कि सिंधु नदी क्षेत्र में था, सिंधु नदी के तट पर चनूदड़ो, कोटबीजी, मोहनजोदड़ो, अमरी। अमरी आरंभिक हड़प्पा का है शहर। यह मोहनजोदड़ो की तुलना में बहुत छोटी बस्ती थी चनूदड़ो शहर। देखो पूरी तरह शिल्प उत्पादन में संलग्न थी, यहीं पे बताएंगे कहाँ से क्या मंगाया जाता था। चनूदड़ो से शिल्प उत्पादन का साक्ष्य मिला है। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु पर मोहर, बाट, ये सब सम्मिलित थे। कहाँ? चनूदड़ो, जबकि छोटी बस्ती थी। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। कार्नेलियन सुंदर लाल रंग का, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज का भी प्रयोग होता था। शेल खड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोना, शंख, फ्यांस, पक्की ईंटें, इन सभी का प्रयोग होता था। किनका किनका है लिख लो। चांदी भी, यहाँ लिखा नहीं है, चांदी का भी प्रयोग होता था। चांदी हम अफगानिस्तान और ईरान से मंगाते थे, हम मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, डोलाकार, जितने ही बना सकते थे वैसे बनाते थे। ये औजार है देखो, और ये मनका बनाया गया है। आज भी तो ऐसी चीजें हैं, कई लोग पहनते हैं। कुछ को उत्कीर्णन या चित्रकारी के माध्यम से सजाया भी जाता था, और कुछ पर रेखा चित्र उकेरे जाते थे। मिट्टी से बनी ये मृदभांड है, मिट्टी के बर्तन देखो, उन पे चित्रकारी की गई है। ये लोथल में आज भी उपस्थित है, संग्रहालय में रखी हुई है। मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं। सेल खड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर है, पर आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मनके सेल खड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढाल कर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे, क्योंकि ढाल सांचे में ढाल लो, सांचे में ढाल के कुछ भी बना लो। सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है। क्या पहेली बना हुआ है कि सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे सेलखड़ी से। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया कि कार्नेलियन कलर का रंग जो है वह लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों का आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था, फिर बारीकी से सल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई करना, पॉलिश करना, छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी। चनूदड़ो और लोथल और हाल ही में धौलावीरा भी से छेद करने के विशेष उपकरण प्राप्त हुए। कहाँ कहाँ से? चनूदड़ो से, लोथल से, धौलावीरा से। ये धौलावीरा लोथल तो गुजरात में है, चनूदड़ो वही आपका सिंधु घाटी के, सिंधु नदी के पास में अफगानिस्तान, सॉरी पाकिस्तान वाला एरिया। ठीक है। यदि आप नागेश्वर और बालाकोट को चिन्हित करें तो आप पाएंगे ये दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित हैं। आप ऊपर अगर बुक लेकर बैठे तो पेज पीछे पलटिए, आपको देखेंगे नागेश्वर और बालाकोट। ये दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित है, यानी यहाँ से क्या होता होगा, आयात निर्यात। शंख से बनी वस्तुओं जिनमें चूड़ियां, करछियां, कच्ची कारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं, के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। तो यहाँ ये केंद्र भी थे चूड़ी बनाने के, कच्ची कारी के, नागेश्वर, बालाकोट। क्वेश्चन आ सकता है
अभी ऊपर देखा था चनोदड़ो, वो फेमस था शिल्प के लिए, यहाँ भी फेमस है शिल्प के लिए। यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह भी संभव है चनोदड़ो लोथल से तैयार माल मोहनजोदड़ो हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी ले जाया जाता होगा। आप एक लिस्ट बना लो कहाँ से क्या मंगाया जाता था, मैं बता दूं, नोट कर लो बढ़िया से। तांबा की बात करें सबसे पहले, आज भी खेतड़ी नाम की जगह है राजस्थान में जहाँ तांबा मिलता है। तो खेतड़ी तांबा कहाँ से मिलाया जाता है, एक तरफ ये लिख लो धातु, दूसरी तरफ प्रदेश लिख लो या स्थान लिख लो। पहला तो खेतड़ी, दूसरा बलूचिस्तान, और तीसरा ओमान। ओमान का भी जिक्र किया गया है। तांबा हम खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से मंगाते थे। खेतड़ी राजस्थान का प्रमुख शहर है, आज भी फेमस है, करंट में याद रखना, जियोग्राफी आर्थिक। चांदी, चांदी की बात करें तो सिल्वर, सिल्वर अफगानिस्तान और ईरान से मंगाई जाती है। सोना की बात करें, सोना गोल्ड आज भी कर्नाटक फेमस है, और फिर अफगानिस्तान और ईरान। गोल्ड कर्नाटक और अफगानिस्तान ईरान। टिन की बात करें तो अफगानिस्तान ईरान, यानी अफगानिस्तान और ईरान से काफी चीजें मंगाई जाती है। सीसा की बात करें, सीसा ईरान। लाजवर्त एक है, वो मेसोपोटामिया से मंगाई जाती थी, और मेसोपोटामिया तभी हमें लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया में मतलब संबंध थे, क्योंकि जो लाजवर्त मिला है ना वो मेसोपोटामिया से मिला है। और मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का भी प्रयोग हुआ है। इस शब्द का सब कुछ पढ़ा दूंगा, बस नोट करते रहो, पूरी तैयारी। एक शब्द मिला है मेसोपोटामिया में, उसका नाम है मेलुहा, मेलुहा। अब ये अनुमान लगाया जाता है ये मेलुहा शब्द सिंधु घाटी सभ्यता के लिए ही प्रयोग होता था। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो मेलुहा क्या है, तो ये समझ लेना, सिंधु घाटी सभ्यता का मेसोपोटामिया में जो नाम मिलता है वो मेलुहा है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, उत्पादन केंद्रों की पहचान, प्रस्तर पिंड, पूरे संख, तांबा, अयस्क, कच्चा माल, औजार, कूड़ा करकट, ये सब मिला है जहां से, वहां से समझ में आ गया कि यहाँ ये चीजें बनती होंगी। यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के लिए सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता है तो कुछ टुकड़े कूड़े के रूप में बच जाते हैं, वही हमें मिल गए। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुओं बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता था, बेस्ट से बेस्ट वाला। ठीक है, कुछ बच गया है उससे भी कुछ बढ़िया बना दो। टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था, लेकिन मेनली छोटे में। इसका मतलब ये नहीं कि बड़े में होता नहीं था, होता था। एक और लाइन लिख लो, सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, तलवार का कहीं जिक्र नहीं हुआ अभी तक। शवों को जलाना और दफनाना दोनों प्रचलित था इसमें। हड़प्पा में शवों को दफनाया गया तो मोहनजोदड़ो में जलाया गया है, समझ रहे हो। मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी, हड़प्पा में दफनाने की, दोनों याद रखना, इधर उधर कर देगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां, इधर से उधर कैसे जाता था, तो बैलगाड़ियां, मिट्टी के खिलौने मिले हैं, मिट्टी के खिलौने मिले इसका मतलब बैलगाड़ियां होंगी। ट्रैक्टर अगर मिट्टी का बनाया रहे हैं बच्चे इस समय, तो इसका मतलब ट्रैक्टर है। सिक्के के साक्ष्य नहीं मिले, ये ध्यान रखिएगा, ये भी नोट करो। सिक्का, लोहा, गाय, इनके साक्ष्य नहीं है, सिक्के के साक्ष्य नहीं है। यानी कह सकते हैं शायद बाल्टर सिस्टम होता होगा, हम आपको तांबा दें आप हमें गेहूं टाइप। नौ परिवहन था, ये आप जानते हैं, लोथल में गोदीवाड़ा मिला है, यानी पोर्ट मिला है। बैलगाड़ी थी, इक्का गाड़ी थी, इनकी जानकारी मिली है। दहमाबाद जो कि हम दक्षिणतम पड़े थे महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के किनारे, वहां से कांसे से निर्मित इक्का गाड़ी मिली है, इक्का गाड़ी, नोट करते रहो, दहमाबाद कांसे से निर्मित इक्का गाड़ी। लोथल से पकी हुई ईंटों का डेकार्ड, यानी वही पोल्ट टाइप का मिला हुआ है। बंदरगाह,
लोथल और सितकोतदा दोनों से। सुतकोतदा, मेन लोथल ही याद रखो आप। 15 का मिला है यानी नौ परिवहन होता था। ठीक है, नदी मार्गों साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग होता है, ये सब लिखा तो है यहाँ भी। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला मार्ग। तो ध्यान रखो, नागेश्वर और बालाकोट में जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध था, बस्तियां स्थापित की। जहाँ शंख था वहां, जैसे आजकल जहाँ फैक्ट्री है वहां बस्ती आ जाती है। सुदूर अफगानिस्तान में सोर्तुघई जो ऊपर पढ़ के आए थे, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्ड मणि, अभी मैंने बताया था, लाजवर्ड मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था। लोथल जो कार्निलियन गुजरात में भरूच, सेलखड़ी और धातु राजस्थान के स्रोतों के निकट स्थित है। ये सब मैंने बता दिया कहाँ से क्या मंगाया जाता था, वो तो मैंने पहले बता दिया। मेसोपोटामिया से भी लाजवर्ड मंगाया जाता था, और ये अफगानिस्तान से बहुत कुछ मंगाया जाता था, ईरान से बहुत कुछ मंगाया जाता था। ये तो खेतड़ी लिखा भी है, खेतड़ी अंचल राजस्थान का तांबे के लिए आज भी प्रसिद्ध है। कर्नाटक सोने के लिए, दक्षिण भारत लिखा है लेकिन आप कर्नाटक लिख लो, आज भी प्रसिद्ध है सोने के लिए। साक्ष्य मिले हैं। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति खेतड़ी के आसपास के क्षेत्रों को कहा है। तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली है राजस्थान में आज भी। आप देखो ना, खेतड़ी फेमस है। यहाँ पे देखो बताया गया है कि मेसोपोटामिया से, ये मेसोपोटामिया है, ये मेलुहा शब्द लिखा है, मेलुहा मेसोपोटामिया वाले इसको कहते थे। ये देखो मैंने जो बता दिया, ओमान बताया मैंने, ओमान से तांबा मंगाते थे, ओमान तांबे, क्योंकि पता कैसे चला, ओमानी तांबा जो है ओमान में और हड़प्पा में जो वस्तुएं हैं, दोनों में निकल के अंश है, निकल NI, केमिस्ट्री वाले जानते होंगे। तांबा संभवतः ओमान से मंगाया जाता था। हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमानी स्थल से मिला है। ये हड़प्पाई है और ओमान में मिला है, यानी संपर्क थे। तीसरी सहस्त्राब्दी मेसोपोटामिया के लेखों में मगान जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त हुआ है, जैसे मेलुहा सिंधु के लिए प्रयोग हुआ है, वैसे मगान शायद ओमान के लिए प्रयोग हुआ होगा। वहां से तांबे के साक्ष्य मिले हैं। मेसोपोटामिया के लेख तिलमुन बहरीन द्वीप की बात करता है, मगान मेलुहा ये सब वहां प्रयोग हुए हैं। मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं, कार्निलियन, लाजवर्ड मणि, तांबा, सोना, लकड़ियां। ये देखो, मेलुहा के विषय में मेसोपोटामिया में मिथक है कि तुम्हारा पक्षी आजा पक्षी हो, उसकी आवाज राजप्रसाद में सुनाई दे। ये माना जाता है, हाजा पक्षी मोर को कहते हैं। और ऐसा भी माना जाता है, ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया इन सब में सामुद्रिक मार्ग था, समुद्र से, नाविकों से, तभी तो आप जानते हैं कि लोथल से बंदरगाह मिला है। यहाँ आपको एक चीज दिख रही होगी ऊपर कि मेसोपोटामिया की विशिष्ट बेलनाकार मुहर है, परंतु इस पर बना कुबड़दार बिरसव सिंधु घाटी सभ्यता से है। ये हमारे यहाँ भी कुबड़दार बैल बहुत मिले हैं। बहरीन में मिली गोलाकार फारस की खाड़ी प्रकार की मुहर कभी कभी हड़प्पाई चित्र मिलते हैं, यानी संपर्क था, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। और यही मेंस का क्वेश्चन बन सकता है कि आप उदाहरण देकर समझाइए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया और ओमान से संपर्क में थे या जानते थे, ऐसा कुछ क्वेश्चन। आपको यही एग्जांपल बता के बताना है कि हाँ ये देखो वो देखो सब।
नाव के चित्र वाली मुहर मिली है, यानी नाव थी, ऐसा माना जाता है। तो इन्हीं सबसे हमें पता चलता है क्या था क्या नहीं। अब देखो ये अक्षर, ये लिपि है, ये अक्षरों वाली लिपि नहीं है जैसे अपने यहाँ ABCD है। ये दृश्य है, ये चक्र बना है, ये अलग टाइप का है, इमेज टाइप की। हम मुहरें, लिपि, पाठ ये सब देख लेते हैं। मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया, उसका मुख रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमाकर अधिक मोहरों से दबाया गया। जैसे जो पोस्ट ऑफिस मेरे घर के पास में था पहले, तो हम छोटे पे देखते थे कि वो टाट वाला जो होता है ना, जूट वाला बोरा, वो बांध के उस पे एक मोहर लगी होती थी नीले रंग की उस समय, जिसने मिट्टी पर वैसे यहाँ पे था कि बांध कर उस पे मोहर लगा दी जाती थी, जिससे ये पता चलता था जहाँ पहुंचता था वो खोला, कि ये खोला नहीं गया बीच में। रोपड़ से एक मुद्रांकन मिला भी है, मुद्रांकन एक रहस्यमयी लिपि जो अभी तक खोजी गई है लेकिन पढ़ी नहीं गई है। कई लोग पढ़ रहे हैं, कई लोगों की जिंदगी गुजर गई पढ़ते हुए, लेकिन पता नहीं लगा पाया। जो सबसे लंबा अभिलेख था ना, जैसे कई बार पूछा जाता है इंग्लिश का सबसे लंबा शब्द कौन सा है, 24-25 अक्षर उसमें आते हैं, वो कोई शब्द है, मैं बोल के पहले याद था 12th में। जो सबसे लंबा अभिलेख है उसमें 26 चिन्ह मिले हैं। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। स्टेटमेंट क्या बनेगा, अधिकांश अभिलेख लंबे लिखे गए हैं। यहाँ वर्णमाला चिन्ह बने हुए हैं, चिन्हों की संख्या लगभग 375 से 400 के बीच है। ABCD में सिर्फ 26 अल्फाबेट, हिंदी में 50 के आसपास। ऐसा प्रतीत होता है लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी इधर से इधर की ओर, जैसे उर्दू लिखा जाता है। कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल बाईं ओर संकुचित है, जिससे लगता है कि दाईं ओर से लिखना आरंभ हुआ, क्योंकि आप देखते हैं, इसी को देख लो, ये लिखा गया तो देखो यहाँ पे जगह छोड़ी गई, ऐसे उसमें इधर से लिखा गया है। अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिनकी लिखावट मिली है। किस पे लिखावट मिली, मुहर पर मिली है, तांबे के औजार पे मिली है, मर्तबानों के अवट पे मिली है, तांबे मिट्टी के लघु पट्टियों, आभूषण, अस्थि छड़े, यहाँ तक कि प्राचीन सूचना पत्र भी मिले हैं। यानी ये बताया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है, पढ़े लिखे तो थे। बाट देखो, विनिमय बांटों की सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित है। बाट सामान्यतः चर्च नामक पत्थर से मिले हैं, याद रखिएगा। आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विधारी, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं, तराजू की बात हुई है। एक पुरोहित, राजा, अब इसे योगी या जो भी मानो, लेकिन ये मोहनजोदड़ो से स्ट्रक्चर मिला हुआ। हड़प्पाई समाज में ऐसा माना जाता है ये राजा होगा। कुछ लोग कहते हैं यहाँ वणिक समुदाय का शासन था, वणिक वर्ग का, पैसे वाले यानी जो व्यापार करने वाले लोग हैं उनका शासन था। हालांकि शासक, शासित, कारीगर, व्यापारी, कृषक, श्रमिक सभी के बारे में चीजें मिली हैं। वैज्ञानिक शिक्षा के बारे में भी मिला है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता थी, क्योंकि नालियां ढकी होती थी, कोई बीमार ना पड़ जाए। ईंटें जो थी उनका उत्पादन किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, अलग अलग जगह होता था। फिर भी जम्मू से लेकर गुजरात तक और आगे एक समान अनुपात की ईंटें मिली, यानी ये सब आपस में कनेक्ट थे, तभी तो पता चलता है कि एक समान ईंटें, वरना कहीं छोटी कहीं बड़ी मिलती। प्रसाद और शासक, सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देता कि राजा मिल गए, रानी मिल गई, कारीगर मिल गए। शिल्प मिला तो कारीगर में होंगे, आयात निर्यात होता था यानी व्यापारी होंगे।
जौ मिला यानी कसक होंगे, और ये सब काम हुआ तो श्रमिक तो होंगे ही होंगे। लेकिन शासक और शासित थे कि नहीं, शासक था कि नहीं, मेन यहाँ पे फंसता है। तो पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी। भवन को क्या बोला? प्रासाद। परंतु इससे संबद्ध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली, बहुत भव्य नहीं मिला कि हाँ ऐसा होता होगा। एक पत्थर की मूर्ति मिली, उसे पुरोहित मानो, राजा मानो, कुछ भी मानो, योगी मानो, क्योंकि मेसोपोटामिया के इतिहास से परिचित थे, वहां के पुरोहित राजाओं से, इसीलिए कहा जाता है हो सकता है यहाँ पे अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक सही प्रकार से नहीं समझी जा सकती थी कि नहीं थी, लेकिन कई जगह से कुछ कुछ चीजें मिली हैं। बड़ी संख्या में शिवलिंग मिले हैं, कुबड़ वाले बैल मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ कहाँ से? लोथल से, बनावली से, कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से तो हड्डियों के प्रमाण भी मिले हैं अग्निकुंड के पास। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि अग्निकुंड के पास हड्डियों के प्रमाण मिलना बलि प्रथा भी होती होगी, ऐसा प्रतीत होता है शायद। पृथ्वी की आराधना होती होगी ऐसा पता चलता है, क्योंकि एक मुहर है, उसमें महिला के गर्भ से पौधे का अंकुरण दिखाया गया है, महिला के गर्भ से, यानी वो पृथ्वी को माता मानते होंगे। मूर्ति और मोहरों से पता चलता है कि देवी पूजा का प्रचलन था शायद। मृतकों के साथ अभी हम देख कर आए कि चीजें दफनाई जाती थी, यानी अंधविश्वास भी था, कहीं ना कहीं पुनर्जन्म होता है, ऐसी अवधारणाएं भी थी। ये कहना मुश्किल है कि पुरोहित वर्ग था कि नहीं, ये लोग बहुत ज्यादा धार्मिक थे कि नहीं, किस धर्म के, लेकिन चीजें मिली हैं। मैंने जितनी बताई नोट कर ली हो तो बढ़िया, वरना पीछे जाओ फिर से सुनो और नोट करो, चीजें आएंगी तो याद आएगा एग्जाम में। कुछ पुरातत्वविद इस मत की हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे। अब देखो, कुछ आ गए, कुछ हैं, कुछ नहीं थे। कुछ लोग कहते हैं एक नहीं बल्कि कई शासक थे। मोहनजोदड़ो हड़प्पा में अलग अलग शासक, मोहनजोदड़ो इनका एरिया है, हड़प्पा उनका एरिया है, लोथल उनका एरिया है। कुछ लोग कहते हैं ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, सभी जगह ईंटें समान है, स्ट्रक्चर समान है, एक जैसे महलों की बनावट टाइप है, सड़कें स्ट्रक्चर एक बढ़िया है, यानी एक कोई मेन सत्ता थी वो सबको चला रही। अलग अलग अनुमान है, क्योंकि नियोजित बस्तियों के साथ ईंटों के सही आकार, बस्तियों कच्चे माल। अब आया मेन, सभ्यता का अंत कैसे होगा। कुछ लोग कहते हैं नदी के किनारे था, ऐसी बाढ़ आई, सब चले गए। फिर लोग कहते हैं ऐसा थोड़ी होगा, इतनी बाढ़ थोड़ी आ जाएगी, सब चले जाए। तो कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है आगजनी हो गई हो एकदम पूरे क्षेत्र में, क्या। फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, भूकंप आ गया होगा। फिर पता चलता है उस एरिया में भूकंप आ सकता है क्या। फिर कहते हैं कोई ऐसा आ तो नहीं गया बाहर से जिसने इन सबको खत्म कर दिया हो। कई कहानियां हैं। अब ये भी है कि क्या ये लोग एकदम खत्म हो गए थे, या धीरे 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 धीरे। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। यानी मेन जो विकसित थे वो तो नहीं रह गए। गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी, यानी अब नई बस्तियां आने लगी थी। यानी ये वाला एरिया जो गंगा और यमुना टाइप है उधर की तरफ वो बढ़ने लगे थे। ऐसा लगता है उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र में 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रही हैं चीजें, ऐसा प्रतीत होता है। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव हुआ है, जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं में पाट, मुहर, मनका समाप्त हो जाना, लेखन, लंबी दूरी का व्यापार, शिल्प, ये सब समाप्त हो गया।
थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीक का ह्रास हुआ, ये सब चीजें बताई गई। इसे उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया। परिवर्तन क्यों हुआ? क्या जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना, मार्ग बदल लेना, भूमि का अत्यधिक उपयोग, भूकंप, ये सब व्याख्याएं हैं कि ऐसा हो सकता है। एग्जैक्ट किसी को नहीं पता। ठीक है, तो अब मेन क्या है? एक आक्रमण के साथ ये लास्ट में शुरू होता है। डेडमेन लेन एक सकरी गली है जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक परिवर्ती है। वह बिंदु जहां यह गली पश्चिम की ओर मुड़ती है, 4 फीट 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग, एक वयस्क की छाती, हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियां मिली हैं। ठीक है, ये सब बहुत भुरभुरी अवस्था में थी। ये धड़ पीठ केवल गली में आड़ा पड़ा हुआ था। 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी, कुछ टुकड़े थे। गली का नाम इन्हीं अवशेष पर आधारित है, डेड में। ठीक है, ये किसने लिखा? जॉन मार्शल द्वारा उद्धृत है। 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग में 16 लोगों के अस्थिपंजर उन आभूषणों सहित मिले जिन्हें मृत्यु के समय पहने थे इन्होंने। और उस समय पश्चात 1947 में व्हीलर ने, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, इन पुरातात्विक साक्ष्यों का उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्यों से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने क्या लिखा? ऋग्वेद में पुर शब्द का उल्लेख है। किस? पुर, जिसका अर्थ है प्राचीर या किला या गढ़। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा गया है। ये दुर्ग कहाँ हैं या कहाँ थे? पहले यह माना गया कि ये मिथक मात्र थे। हड़प्पा में हाल में हुए उत्खननों ने मानो परिदृश्य बदल दिया। जो हाल में उत्खनन हुआ, मुख्यतः अनार्य प्रकार की एक बहुत विकसित सभ्यता पाते हैं, जिसमें अब प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल किलेबंदियां की गई थी। सुदृढ़ रूप से स्थिर सभ्यता कैसे नष्ट हुई? जलवायु संबंधी, आर्थिक, राजनीतिक क्या हुआ? कैसे हुआ? मात्र संयोग ही नहीं हो सकता। मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में आभास होता है यहाँ पुरुषों, महिलाओं, बच्चों का नरसंहार किया गया था। यानी अपनी अपनी सबकी थ्योरी है। 1960 के दशक में जॉर्ज टेल्स नामक पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो में जन संहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाया। उन्होंने दिखाया कि उस स्थान पर मिले सभी अस्थिपंजर एक ही काल से संबद्ध नहीं थे। यानी जितने लोगों की डेथ हुई वह एक ही समय के नहीं है कि सबने किसी का संहार कर दिया, अलग अलग समय के हैं। हालांकि इनमें से दो से निश्चित रूप से संहार के संकेत मिलते हैं। अधिकांश अस्थियां जिन संदर्भों में मिली वे इंगित करती है अत्यंत लापरवाही, श्रद्धाहीन तरीके से बनाए गए समाधान थे। यानी वही है, कहानी है कि सबके अपने अपने मत है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई? तो हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया। हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए, धीरे धीरे लोग विषय में सब कुछ भूल गए। खेत की जुताई समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय दागदार धरती के सतह पर आने वाली परिचित पुरावस्तुओं का अर्थ लगे। मेन कहाँ है? मेन ये है कनिंघम का भ्रम। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे कनिंघम। 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन प्रारंभ किया। पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों, साहित्य अभिलेख का प्रयोग अधिक पसंद करते हैं। कि लिखी चीज लिखी होती है, एग्जैक्ट पता है कि हाँ इस गांव का नाम ये है। अब ये मिला, अब इसमें अनुमान लगाना है। ठीक है, तो लिखा हुआ ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक, जो ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी थी, उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। बहुत पुरानी बातें, जहाँ खाली दिमाग खपरा कुछ मिल नहीं रहा, वहां दिमाग लगाने से भी क्या मतलब है। तो जहाँ कुछ मिल रहा है वहां दिमाग लगाना भी अच्छा लगता है। बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व ईसवी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध यात्रियों द्वारा छोड़े गए वृतांतों का प्रयोग किया। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, लेखन और अनुवाद भी किया। ठीक है, चीनी तीर्थयात्री और सब ठीक है। एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मुहर दी। समस्या यहाँ से शुरू हुई, या ये कहें कि खोज यहाँ से शुरू हुई। ये जो आपको ऊपर दिख रही है, उन्होंने मुहर पर ध्यान दिया तो उसमें एक ऐसे कालखंड में रेखांकित करने का असफल प्रयास किया जिसे वे परिचित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई लोगों की तरह उनका भी यह मानना था भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में पनपने वाले शहरों के साथ हुआ। यानी मगध की बात करी जा रही है। इन्हें पता ही नहीं था इससे पहले भी कुछ था।
इसलिए ये हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गई। इन्हें लगा कि उस गंगा के आसपास वाले क्षेत्र की बात होगी। फिर क्या हुआ, 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविद ने हड़प्पा में मोहरे खोज निकाली, जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबद्ध थी। फिर राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहनजोदड़ो में खोज निकाली। तो ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दयाराम साहनी हड़प्पा से और राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो से। 1924 में डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल हुआ करते थे। पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज का इन्होंने घोषणा की। ठीक है, दयाराम साहनी 1921 वाला समय। मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा, यानी इन्होंने बता दिया कि इतनी पुरानी चीजें मिली हैं। मेसोपोटामिया में भी यहाँ की जैसी मोहरे मिल गई, यानी बताया गया कि ये शायद मेसोपोटामिया के समकालीन थे। जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन था, क्योंकि इन्होंने चीजों को देखा। यूनान तक क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए ये साथ में, क्योंकि अनुभवी व्यक्ति थे। ठीक है, मार्शल पुरास्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले में समान परिमाण वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा था, इस टाइप से चीजें थी, ये इस टाइप से नहीं थी। ठीक है, हड़प्पा में एक व्हीलर नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने भी खोजी चीजें। रेलवे स्टेशन से गहरे बालू के रास्ते पर 4 मील तांगे की सवारी, प्राचीन स्थल के किलो चांद की रोशनी से अवलोकित थे, ये सब चीजें। इसको आप पढ़ लेना, इसमें कुछ समझने वाली चीजें नहीं है। नई तकनीकें तथा प्रश्न। 1944 में डायरेक्टर जनरल बने व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। इसका व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई के बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक। ठीक है, भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं है। महाद्वीप के विभाजन, पाकिस्तान के बनने के पश्चात सभ्यता के प्रमुख स्थल पाकिस्तान के क्षेत्र में है बहुत ज्यादा। जो इंडस वाले, देखो हड़प्पा मोहनजोदड़ो में दोनों कहाँ है, पाकिस्तान में। बहुत चीजें पाकिस्तान में चली गई, तक्षशिला पाकिस्तान में चला गया, बहुत कुछ हमने खोया पाकिस्तान, केवल जगह नहीं खोई, बहुत चीजें खोई। भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरास्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षण में हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आई। पंजाब, हरियाणा, ये सब कालीबंगा, लोथल, राखी गढ़ी, धौलावीरा की खोज। धौलावीरा की हाल ही में हुई सबसे नई खोज हुई। हाल ही में मतलब 2-4 साल पुरानी नहीं, समझ रहे हो। ठीक है, तो ये सब वही जो पढ़ के वही है। अब हड़प्पाई लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि पता ही नहीं क्या लिखा उसमें। मृदवान औजार ये सब तो मिले, चमड़ा, कपड़ा, लकड़ी, सकंडे जैसे जैविक पदार्थ सड़ जाते हैं, तो वो क्या मिलेंगे? पकी हुई मिट्टी, ईंटें, पत्थर, धातु, यही मिलेगी कब? खोजों का वर्गीकरण अगर करें, उदाहरण कोई पुरावस्तु एक औजार है, एक आभूषण, या फिर दोनों, या अनुष्ठानिक प्रयोग के लिए प्रयोग होता है, कैसे पता लगेगा? बाकी सब हम लोग पढ़ ही आए हैं। कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े भी मिले हैं, यानी पहनने की चीजें होंगी, कपड़े पहनते होंगे लोग। अब ये मिले हैं तो अनुमान लगाया जा सकता है चीजों का। व्याख्या की समस्या। पुरातात्विक व्याख्या की समस्याएं संभवतः अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती हैं। बस कुछ देर और खत्म होगा। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थी, धार्मिक महत्व की होती थी। यानी उन्हें लगा अगर ये असामान्य है, अजीबोगरीब है, तो ये कहीं ना कहीं धार्मिक महत्व की होगी। इनमें आभूषणों से लदी हुई नारी मृण मूर्तियां, जिनमें से कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन थे, शामिल हैं। ये मात्र देवियों की संज्ञा दी गई कि शायद कोई देवी की पूजा की जाती होगी। पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियां, उन्हें एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रख बैठा हुआ दिखाया गया था, जैसे पुरोहित राजा को भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया। यानी इससे लगता है कि शायद अनुष्ठान वगैरह पूजा पाठ होता होगा। इनमें विशाल स्नानागार, कालीबंगा और लोथल से मिली वेदियां, मैंने बोतल बोला ना, लोथल, कालीबंगा, बनावली से अग्निकुंड मिला है, वही वेदियां, यज्ञ जिसमें करते हैं। और कालीबंगा से तो
अस्थियां भी मिली हैं। मुहरों जिनमें से कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं कि परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया। अन्य जिन पर पेड़ पौधे किणित हैं, प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं। मुहरों पर बनाए गए कुछ जानवर जैसे कि एक सींग वाला जानवर, जिसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है, कल्पित तथा संश्लिष्ट लगते हैं। मुहरों पर एक आकृति से पालथी मारकर योगी की मुद्रा बैठा दिया गया है, दर्शाया गया आद्य शिव, हिंदू धर्म के प्रमुख देवता यानी शिव। कई शिवलिंग टाइप की भी चीजें मिली हैं। ये लगता है शिव है। और आज पूरे भारत में अलग अलग जगह पर इतने ज्यादा शिव के मंदिर है, तो लगता है कि शायद शिव की ही आराधना करते होंगे। उदाहरण के लिए आइए हम आद्य शिव मुहरों को देखते हैं। सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद, रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा में जो शिव थे वही ऋग्वेद में रुद्र के नाम से प्रचलित हैं, कुछ लोग मानते हैं। पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त एक नाम पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी में अध्याय 4 भी देखें, लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में न तो पशुपति और न ही एक योगी के रूप में दिखाया गया है। पशुपति भी आप जानते हैं। दूसरे शब्दों में यह चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता या कोई संबंध था, जैसा कि कुछ विद्वानों ने सुझाया। ये चीजें मिली हैं, तो ये सब काम माना जाता है कि शायद ये शिवलिंग के आकार का है, शिवलिंग जैसी चीजें हैं कुछ। सबसे आरंभिक उत्खननों में एक मैके इन पत्थरों के विषय में कहते हैं कि लाजवल्ट मणि, जैस्पर, चार्ल्स अन्य पत्थरों छोटे आकार के संकोच और सुंदरता से तरासे तैयार किए गए 2 इंच से भी कम ऊंचाई के शिवलिंग को भी माना गया है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। हड़प्पाई अर्थव्यवस्था के बारे में अब हमारी जानकारी कुछ बेहतर है। भिन्नताओं, जितनी सामाजिक भिन्नताएं थी उसकी गुत्थी सुलझ गई है। शिल्प, मृदभांड, लेकिन स्त्री पुरुष संबंधी जो प्रश्न है वह अभी अनुत्तरित है। साक्षरता कितनी व्यापक थी अभी नहीं पता है। साक्षरता, सामाजिक भिन्नताएं कैसी थी, कब्रिस्तान में सोने चांदी के साथ दफनाए गए हैं या अकेले, उससे पता चलता है, बाकी नहीं पता चलता। महिलाएं क्या काम करती थी कुछ क्लियर नहीं है। स्त्री पुरुष संबंध कैसे थे कुछ नहीं पता। पक्की मिट्टी का खिलौना गाड़ी, इससे समझ में आता है कि शायद यहाँ बैलगाड़ी हुआ करती थी। अब बहुत मेन एक है नीचे, ये पढ़ना है हमें। देखो, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कृषि की बात करें, पशुपालन की बात करें, तो यह नव पाषाण से शुरू होता है 10,000 से। तांबे का पहला प्रयोग ताम्र पाषाण, लोह काल 1000 ईसा पूर्व से शुरू होता है। इंदस तो इससे पहले, सिंधु तो इससे पहले था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा नहीं था। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम की रिपोर्ट सबसे पहले आती है। हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ माधव स्वरूप वत्स ने किया था। मोहनजोदड़ो में 1925 में उत्खनन प्रारंभ हुआ। व्हीलर ने हड़प्पा में खुदाई की। एस.आर. राव ने लोहाथल में, बीबी लाल बी के थापर ने कालीबंगा में। एक तरफ शहर दे देंगे, दूसरी तरफ खुदाई किसने की ये दे देंगे। जर्मन इतावली संयुक्त दल मोहनजोदड़ो, अमेरिकी दल ने हड़प्पा में उत्खनन किया। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये अलग है। जर्मन इतालवी संयुक्त दल ने मोहनजोदड़ो के में सतह अन्वेषण किया, अमेरिकी दल ने हड़प्पा में किया। बिष्ट साहब ने धौलावीरा में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कमेंट करके जाओगे, जिससे अगली वीडियो और मोटिवेशन के साथ आए। ये जो क्वेश्चन है इनको लगाने का प्रयास करना, क्योंकि यही क्वेश्चन कहीं ना कहीं घूम फिर के आ जाते हैं। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया होगा। PYQ रात को 10 बजे खत्म हो गए हैं। अब वहाँ पर हम NCERT से नए क्वेश्चन बनाएंगे, और बाकी आपको जो चाहिए कमेंट करो, वो सीरीज चालू करेंगे। CSET की क्लास अवश्य देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।